तो जो लास्ट क्लास में था वो क्या कहते हैं आपका हिस्टेरिसिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर रहा था। तो हिस्टेरिसिस आपको बताया था कि एक हिस्टेरिसिस एरर बेसिकली क्या रहता है। एक हिस्टेरिसिस एक बहुत ही कॉमन कर्व है, इसको बेसिकली हम BH कर्व हिस्टेरिसिस के लिए बोलते हैं। इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ H एंड दिस इज द कर्व ऑफ B। कुछ इस तरीके से ये एक हिस्टेरिसिस का कर्व आता है। ये जो कर्व होता है आपका लोडिंग का होता है और ये एक अनलोडिंग का कर्व होता है। हमने लास्ट टाइम पे आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टेरिसिस एरर। ठीक है, तो आज बेसिकली आपका जो टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज कॉल्ड ए लोडिंग इफेक्ट। ठीक है ना, टॉपिक ऑफ टुडे इज लोडिंग इफेक्ट। तो एक लोडिंग इफेक्ट टॉपिक आपका क्या है बेसिकली, लोडिंग इफेक्ट टॉपिक बेसिकली क्या रहता है, क्या कहते हैं कि आप में दो तरह का लोडिंग इफेक्ट होता है। एक वोल्टेज लोडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, और एक आपका बेसिकली जो होता है जिसको हम बेसिकली करंट लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो वोल्टेज लोडिंग इफेक्ट और करंट लोडिंग इफेक्ट क्या रहता है, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ करंट लोडिंग इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट लोडिंग इफेक्ट। ठीक है ना, करंट लोडिंग इफेक्ट। करंट लोडिंग इफेक्ट बेसिकली क्या रहता है आपका, तो सबसे पहले आपका एक स्पेसिफिक एक करंट सोर्स होता है जिसको बेसिकली हम I ऑफ S बोलते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर आपका एक सोर्स रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ बेसिकली आपका क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस है। इस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट आपकी फ्लो हो रही है दैट इज द करंट ऑफ IL, दैट इज करंट ऑफ IL, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी IS फ्लो हो रही है। अगर आप लोड करंट की वैल्यू निकालेंगे करंट डिवाइडर रूल के लिए तो क्या निकलेगी, नेट करंट इनटू उसके पैरेलल रेजिस्टेंस लगा RS अपॉन RS प्लस RS। ठीक है, यही तो आपकी लोड करंट निकलेगी। आपका मेन टारगेट क्या है कि आपका लोडिंग इफेक्ट, बेसिकली लोडिंग इफेक्ट हमेशा आपका क्या रहना चाहिए, लोड की वजह से जो भी आपका करंट है या वोल्टेज है वो बेसिकली ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो लोडिंग इफेक्ट की भी कंडीशन अगर आप देखें तो अगर आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो कर दें, इनिशियली आइडियल कंडीशन में अगर आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो कर देंगे फॉर द करंट सर्किट, तो उस केसेस में क्या होगा आपका, अगर आप लोड करंट की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो इस केसेस में क्या होगा आपका, अगर आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो आप देखेंगे कि IL इक्वल टू कितना हो जाएगा, IS हो जाएगा ना। तो सर्किट इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ये आपका सोर्स करंट है और ये आपका बेसिकली क्या है, एक सोर्स रेजिस्टेंस है, और आपका सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा फुल शॉर्ट हो जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस कंडीशन में IL इक्वल टू IS हो जाएगा। तो फॉर द करंट लोडिंग इफेक्ट वी हैव टू बी मिनिमाइज द करंट लोडिंग इफेक्ट। अगर करंट लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को अगर हम अप्रोक्सीमेटली जीरो कर दें तो हमारी लोड करंट किसके बराबर हो जाएगी, सोर्स करंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होता है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं करंट लोडिंग इफेक्ट। उसके बाद में आपका होता है, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज लोडिंग इफेक्ट। तो वोल्टेज लोडिंग इफेक्ट में क्या रहता है आपका, वोल्टेज लोडिंग इफेक्ट में सिंपल था भाई, वोल्टेज डिवाइडर रूल सिंपल। यहाँ पे आपका VDC वोल्टेज सोर्स है, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस आपका R2 है, और इसके अक्रॉस आप वोल्टेज क्या कर रहे हो, V2 कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आप V2 की वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी, VDC इंटू RL डिवाइडेड बाई, इसको RL रेजिस्टेंस मान लीजिए, दैट इज द RL प्लस R1। अगर RL रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, VDC के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि अगर हम वोल्टेज लोडिंग इफेक्ट को देखें तो वोल्टेज लोडिंग इफेक्ट में हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वो आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट होना चाहिए, और वही अगर हम करंट लोडिंग इफेक्ट को देखें तो करंट लोडिंग इफेक्ट में हमारा आइडियल कंडीशन में जो लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो इट इज ए कंडीशन ऑफ एन लोडिंग इफेक्ट, या तो वोल्टेज लोडिंग या करंट लोडिंग। अगर वोल्टेज लोडिंग है तो लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए जिससे हमारा ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज VDC के बराबर हो जाएगा। और करंट लोडिंग की बात करेंगे तो लोड रेजिस्टेंस हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमारा लोड करंट किसके बराबर हो जाएगा, आपका सोर्स करंट के बराबर हो जाएगा।
तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, लोडिंग इफेक्ट, करंट लोडिंग इफेक्ट एंड द वोल्टेज लोडिंग इफेक्ट। ओके, उसके बाद में हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है दैट टॉपिक इज कॉल्ड एन एरर। ठीक है ना, चलिए एरर को मैं बेसिकली जो एरर टॉपिक है, तो इस एरर टॉपिक को बेसिकली क्या कहते हैं, मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसको बेसिकली मैं एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूँ। स्टैटिक कैरेक्टर, जिससे काफ़ी चीज़ें कंफ्यूजन आपको हो गया होगा, तो क्योंकि सारी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था इसी कंक्लूजन पार्ट की जो हमारा इनपुट होता है वो अप्रोक्सीमेटली टाइम के साथ में अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, स्लो वेरी इनपुट होता है। ठीक है, उसके बाद में जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं डिसक्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक हमारी होती है जिसको बेसिकली बोलते हैं हम अनडिसक्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, आपको कंफ्यूजन होगा जब आप फाइनली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिसक्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि जो डिसक्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो किसी एक इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या है, एक एडवांटेज है। एडवांटेज है कि ये डिसक्राइबल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंस्ट्रूमेंट में मोर जितनी ज़्यादा डिसक्राइबल कैरेक्टरिस्टिक होगी वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि आपका एक्यूरेसी हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रिसीजन हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आपका रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया, सेंसिटिविटी हो गया। ठीक है, तो ये किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या थी, आपकी डिसक्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी। अब देखिए इस पूरे जितनी भी डिसक्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, आपको एक एक्सपेरिमेंट से। तो देखिए सबसे पहले सिंपल मान लीजिए यहाँ पे एक आपका टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, आपकी बॉडी में टेम्परेचर था सपोज दैट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर सेंसर ने सेंस किया, तो उस टेम्परेचर सेंसर ने एक बार आपको रीडिंग दी 48 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर दी 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर एक बार दी आपकी 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है ये क्या है, इसकी ट्रू वैल्यू, दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। ओके, तो 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज मच मोर क्लोज वैल्यू टू द 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी मींस दैट द एक्यूरेसी को अगर हम डिफाइन करें, ए मतलब एक्यूरेसी, क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू। क्लोजनेस ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस क्या होती है, हमारी एक्यूरेसी होती है। उसके बाद में प्रिसीजन मैंने आपको क्या बताया था। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट इस एक्सपेरिमेंट को फिर से हम एक बार करते हैं। अब क्या किया हमने प्रिसीजन के केस में कि यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर है और हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4 तरह के टेम्परेचर सेंसर है। एक तरह का टेम्परेचर सेंसर है, दूसरे टेम्परेचर सेंसर है, तीसरा टेम्परेचर सेंसर है। और जो पहला वाला टेम्परेचर सेंसर है इससे भी हमने रीडिंग को 1 2 3 4 बार मेजरमेंट किया। पहली बार मेजरमेंट किया तो हमको मिला 48 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी बार मेजरमेंट किया तो हमको मिला 47 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरी बार 46, फिर 45। दूसरी बार जब किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट पहली बार में किया, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से पहली बार मेजरमेंट किया तो मिला 49, फिर 49, फिर 49, फिर 49, फिर मेजरमेंट किया तो कितना मिला 44, 44, 44 और 44। तो यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट 1 को देखें, 2 को देखें और 3 को देखें तो तीनों में ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जो ये आपका 44 है, ये आपका जो 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये देखा जाए तो ट्रू वैल्यू कितनी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, पर इससे बहुत दूर है। बट अगर देखा जाए तो चारों बार ये रीडिंग क्या है, सेम आई है। तो एक इंस्ट्रूमेंट अपनी रीडिंग को बहुत ही क्लोज बार बार जब रिपीट करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट उतना हाई प्रिसीजन होता है। प्रिसीजन का मतलब इंस्ट्रूमेंट इज टू बी रिपीटेड अ रीडिंग इन सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब सेम रीडिंग को वो सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करे तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अब जैसे अगर ये सेकंड वाले को पॉइंट को देखें तो सेकंड वाले पॉइंट में क्या है, ये ट्रू वैल्यू के भी बहुत क्लोज है और इसकी रेटिंग 49 49 49 49 यानी तो इंस्ट्रूमेंट आपका मोर प्रिसाइज भी है और मोर एक्यूरेट भी है। अगर हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट को देखें तो 48 47 46 45, तो पहली बात तो ये इंस्ट्रूमेंट आपका एक्यूरेट नहीं, 45 काफी दूर चला गया, और थर्ड थिंग ये कि 48 47 46 45 तो बार बार अलग रीडिंग दे रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो गया, मोर प्रिसाइज भी नहीं होगा क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट अपनी रीडिंग को बार बार चेंज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट आता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी हमने आपको क्या बताया था, सेंसिटिविटी क्या होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। तो सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होता है, आपका आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अगर सेंसिटिविटी को भी एक एक्सपेरिमेंट से समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज दैट
कि हमारे पास यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का है कि जिसमें आपने कोई टेम्परेचर सेंसर है, अगर आपने उसमें क्या कहते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया तो वो आपको आउटपुट उसके करस्पॉन्डिंग कुछ टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज सपोज दैट 1 वोल्ट दे दिया। पर जब आपने इसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो उसका आउटपुट वोल्टेज 0 आ गया। ये आपका पहला टेम्परेचर सेंसर था, मैं सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर आपका दूसरा टेम्परेचर सेंसर था, तो दूसरे टेम्परेचर सेंसर में क्या हुआ कि यहाँ पे आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड इनपुट दिया तो आपको आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट मिल गया, और जब आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो आउटपुट वोल्टेज आपको 0.5 वोल्ट मिल गया। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी को हम देखें तो बोल सकते हैं कि सेंसिटिविटी मीन्स कि एक इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम कितनी वैल्यू को मेजरमेंट कर सकता है, इट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर सेंसर टू है वो मोर सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि ये लेस इनपुट पर भी क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहेगा। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी होता है आउटपुट बाई इनपुट, जितना कम इनपुट होगा इंस्ट्रूमेंट उतना ज्यादा मोर सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट आपका टू क्या है, मोर सेंसिटिव है। उसी तरीके से अगर हम रिजोल्यूशन को देखें, तो रिजोल्यूशन में क्या होता है, अगर हम रिजोल्यूशन को देखें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था, 10.1 दिए तो उसको ये मेजर आउटपुट वोल्टेज सपोज दैट यहाँ पे 2 वोल्ट था और 10.1 में आउटपुट वोल्टेज सपोज दैट 2 वोल्ट ही रहा। बट अगर 10.01 दिए तो उसमें आउटपुट वोल्टेज आपका, थोड़ा सा इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सेकंड रुक जाइए। कि सपोज दैट आप ये मान लीजिए कि आपका एक टेम्परेचर सेंसर 1 है जिसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 2 वोल्ट। आप इसके इनपुट को 10 से 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किए तब भी आपका आउटपुट वोल्टेज क्या रहा, 2 वोल्ट रहा। पर एक टेम्परेचर सेंसर 2 है जिसमें आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आउटपुट वोल्टेज आपका क्या रहा, 2 वोल्ट रहा। बट अगर आपने 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो उसका आउटपुट वोल्टेज भी कितना हो गया, 2.1 वोल्ट होगा। तो आपको देखना लग रहा है कि यहाँ पे क्या था इस टेम्परेचर सेंसर 1 में कि 10.1 देने पर भी आपका आउटपुट कितना उतना ही था, पर टेम्परेचर सेंसर 2 क्या हो गया, 0.1 देने पर भी उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन की डेफिनेशन में यही फर्क होता है कि रिजोल्यूशन स्मॉल लिस्ट चेंज को भी डिटेक्टेबल करता है। स्मॉलेस्ट चेंज वर्ड यहाँ याद रखिए, चेंज वर्ड इज टू बी रिलेटेड टू द रिजोल्यूशन डेफिनेशन। ठीक है, तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी, तो ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये हमारी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड इज अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपको चारों कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है आपकी अनडिजायरेबल। अगर हम अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी थी, जैसे डेड जोन था आपका, ठीक है, आपका थ्रेशोल्ड था, ठीक है, हिस्टेरिसिस था आपका। तो ये आपकी क्या थी, एक अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। डेड जोन क्या था, वही जिस आपने इनपुट दिया पर इनपुट देने पर भी आपका आउटपुट नहीं आ रहा, भाई सिलिकॉन वाला कॉन्सेप्ट। जब आपने इनपुट, ये इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है, ये आउटपुट का, आप इनपुट देते जा रहे हो तब भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, फिर कुछ सर्टेन इनपुट के बाद में उसमें आउटपुट आया, तो ये क्या हो गया आपका, दैट कॉल्ड इज डेड जोन। और अगर ये ग्राफ हमारा दोनों तरफ सिमेट्रिकल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज कॉल्ड इन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हिस्टेरिसिस मैंने आपको अभी जस्ट बता ही दिया था। तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एन एरर। एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की एरर से हम बेसिकली क्या समझ सकते हैं। ओके, तो अगर हम एरर को डिफाइन करें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप दो चीज देख लीजिए। एक यहाँ पे एरर के पॉइंट में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू वैल्यू। एक होता है आपका ट्रू वैल्यू और एक होता है आपका मेजर्ड वैल्यू। ठीक है ना, तो ट्रू वैल्यू क्या मतलब होता है, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स दैट थ्योरेटिकल वैल्यू और विल बी से दैट एन आइडियल वैल्यू। ठीक है, और आपका मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, जो आपकी एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, जो आपकी एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है।
तो मेजर्ड वैल्यू आपकी एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, इसकी ट्रू वैल्यू क्या होती है, आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। सिंपल सा कंसेप्ट, वही वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये वोल्टेज आपका VDC है। सपोज दैट ये आपका 5 वोल्ट का, ये 1 वोल्ट का ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है। तो अगर मैं आपसे R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पूछूं तो कितना बोलोगे आप? 2.5 वोल्ट होगा। तो ये आपने मैथमेटिकल निकाला है ना, तो ये बेसिकली क्या है, आपकी एक ट्रू वैल्यू है, इट इज एन ट्रू वैल्यू। बट अगर यहाँ पे अगर आप एक मल्टीमीटर लगा दो, यहाँ पे अगर आप एक मल्टीमीटर लगा दो और मल्टीमीटर से जो आप वैल्यू मेजरमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि आप मेजर कर रहे हो ना, वो क्या है, आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है ना, दैट इज एन प्रैक्टिकल वैल्यू। तो वो बेसिकली हमारी क्या होती है, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, मेजर्ड वैल्यू या प्रैक्टिकल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी से, यहीं से आपकी जो डेफिनेशन बनी है वो एरर की बनी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एरर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एरर? अगर हम एरर को डिफाइन करें तो आप लिख सकते हैं, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन द measured value and the true value। तो बेसिकली आपका एरर क्या होता है? इट इज ए डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। एरर बेसिकली आपका मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो एरर हमारे पास बेसिकली दो तरह की एरर होती हैं। एक हमारे पास, तो जो एरर होती है, आपको बेसिकली एरर को अगर हम क्लासीफाइड करें तो एरर को बेसिकली हम दो पार्ट में क्लासीफाइड कर सकते हैं। अगर हम एरर को क्लासीफाइड करें तो एरर हमारे पास दो पार्ट में क्लासीफाइड होती है। एक को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर, और एक होता है जिसको बेसिकली बोलते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है ना। तो हम अगर एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन को देखें तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? जस्ट ए मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? आपकी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का क्या होती है? डिफरेंस होती है। उसी तरीके से अगर हम रिलेटिव एरर को डिफाइन करें तो रिलेटिव एरर को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। अगर हम रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का डिफरेंस कितना है? डेल्टा है। तो उसको क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। ओके। और अगर यहाँ से हम मेजर्ड वैल्यू की, अगर सपोज दैट यहाँ से अगर हम एम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो मेजर्ड वैल्यू कितना होता है आपका? ट्रू वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस रिलेटिव एरर एंड द वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन आर। इट इज जस्ट ए रिलेशन, ठीक है ना। ओके। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर आपकी, तो ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इट इज एन जस्ट एन एब्सोल्यूट एरर और एन रिलेटिव एरर कंसेप्ट। ओके। उसके बाद में इसी से आपका नेक्स्ट इसी में आ जाता है परसेंटेज ऑफ एरर, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ एरर, परसेंटेज ऑफ एरर क्या होता है बेसिकली? इसको हम सिंपल सा, आप रिलेटिव एरर का क्या करो, आप इसी का क्या ले लो, परसेंटेज ले लो। तो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इक्वल टू, परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो जो भी आपका रिलेटिव एरर है, उस रिलेटिव एरर को अगर आप परसेंट के रूप में इनटू 100 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका परसेंटेज ऑफ एरर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ एरर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? उसके बाद में हम बेसिकली, ये तो आपके कुछ एरर से रिलेटेड फॉर्मूले हो गए। इसी तरीके से एक आपका होता है जिसको हम बेसिकली तो कभी भी जो आपकी एरर होती है, वो देख रहे होंगे एरर में बेसिकली कभी कभी जो एरर जो हम देखते हैं, तो एक होता है आपका मेजर्ड वैल्यू, एक होता है ट्रू वैल्यू और एक होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू? तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज दैट ये आपका पूरा एक वोल्टामीटर है और यहाँ पे आपका है 0 वोल्ट और ये आपका 240 वोल्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमें एरर है या एक्यूरेसी है, कभी कभी क्वेश्चन में जो एरर है या एक्यूरेसी है, ये आपसे पूछी जा सकती है
विद रिस्पेक्ट टू, ये एरर या एक्यूरेसी जो डिफाइंड हो सकता है वो आपका विद रिस्पेक्ट टू या तो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होगा, या तो ये कभी कभी एरर या एक्यूरेसी है वो आपसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू के टर्म्स में आपसे डिफाइन हो सकता है। ओके, तो अगर आपसे कभी भी कोई एरर, अगर आपसे कभी भी कोई एरर परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में पूछी गई है तो उसको लिखते हैं हम मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100। ये सिंपल एरर का फॉर्मूला है। बट कभी अगर आपसे एरर फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू के टर्म्स में पूछी गई है तो उस केसेस में होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। तो जो एरर है बेसिकली, जो भी आपसे एरर है वो या तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू के रूप में पूछी जाएगी या तो आपसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू के टर्म्स में पूछी जाएगी। अगर ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में पूछी जाती है तो आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू के टर्म्स में पूछी जाती है तो आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन के टर्म्स में आप डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये तो था आपका एक एरर का जनरल फॉर्मूला। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, जैसे कि हमने एक्यूरेसी समझ तो लिया प्रैक्टिकल टर्म्स में कि एक्यूरेसी होता क्या है, बट इसी तरीके से जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो भी आपकी दो टर्म्स में डिवाइड होती है, एक ट्रू वैल्यू के टर्म्स में और एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू के टर्म्स में। अगर किसी एक्यूरेसी को हमें परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है तो उसको लिखते हैं हम बेसिकली मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100। ये आपका एक्यूरेसी का फॉर्मूला है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका था आपका, ये फॉर्मूला आपका एरर का था। उसी तरीके से अगर हमें एरर को डिफाइन करना है, अगर हमें एक्यूरेसी को डिफाइन करना है परसेंटेज ऑफ फुल स्केल वैल्यू के टर्म्स में, तो कितना लिखेंगे हम, मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई फुल स्केल वैल्यू इनटू 100। तो ये एक्यूरेसी के टर्म्स में फॉर्मूला हो गया। तो ये आपके बेसिकली दो फॉर्मूले थे, ये एक्यूरेसी का फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, और ये बेसिकली आपका एरर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन के टर्म्स में है, और अगर हम ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्लिक ट्रू वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले थे एक्यूरेसी और एरर। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम बेसिकली मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको बेसिकली इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कुछ और तरह की एरर्स होती हैं, जैसे इन्वायरमेंटल एरर होती है, रैंडम एरर होती है, ह्यूमन एरर होती है। ये थोड़ा सा थ्योरी वाला कंसेप्ट है, नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको इनका थोड़ा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं फिनिश करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे।